आप सभी को मैं रामा तक्षक नीदरलैंड से मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं थोड़ा असमंजस में हूँ, कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, ये थोड़ी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है, जिसे हम मना रहे हैं, और करोड़ों लोगों का के जीवन का योगदान, उनका वरदहस्त हमारे सिर पर है। और दूसरा ये कि ये आयोजन साहित्य का विश्व रंग आज स्वतंत्रता दिवस की छांव में हो रहा है। तीसरा ये कि हमारे बीच दो विभूतियां हैं जिनको पुरस्कार मिले, और आप सब प्रतिभागी व श्रोता भी साथ में हैं। खुशी की इतनी सारी बातें एक साथ हैं, इसलिए असमंजस का खड़ा होना बड़ा स्वाभाविक सा है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुणाकर मूले पुरस्कार आपको मिला, हम सबको इतनी खुशी हुई। साझा संसार की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद धन्यवाद। नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए, जो कि जी जी पीढ़ियों पीढ़ियों काम आएगा, उसके जी लिए जी भी आप हमारे मार्ग को प्रशस्त करते रहें इसी तरीके से। जी बहुत जी बड़ी बहुत प्रेरणा है हम सबको, सब लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद। उस बहुत विश्वविद्यालय के बारे में तो आप स्वयं बताएं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही मैं लीलाधर मंडलोई जी का भी स्वागत करूंगा, और उनको भी वसुंधरा सम्मान मिला है। आप मंडलोई जी, आपको भी साझा संसार टीम की ओर से बहुत बहुत बधाइयां। आप दोनों के पदचिन्ह हमारे मार्गदर्शन की राह बने। आप दोनों का स्नेह सदैव मार्गदर्शन के रूप में बरसता रहे। यही हमारी टीम की, हम सब श्रोताओं की इस मंच की कामना है। आज हमारे बीच दीप्ति जी नेपाल से उपस्थित हैं, अंकिता बाहिती जी कतर से हैं, प्रगति टिपनिस जी रूस से उपस्थित हैं, और नीलम जैन जी अमेरिका से। साथ ही आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ शिव मोहन जी भी जुड़ पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव मोहन जी। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपने समय निकाला, ये हमारा सौभाग्य। और पुनः सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए ये बताना चाहूंगा कि आज का मंच संचालन जो है वो शिवांगी जी के हाथ में है, और तकनीकी रीढ़ के हमारे एक ही व्यक्ति हैं, आशीष जी, वो हमारे साथ हैं। बात स्वतंत्रता की है, और स्वतंत्रता दिवस की छाया है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई, अग्रिम बधाई। मुझे एक घटना अभी याद आ रही है स्वतंत्रता की बात कर याद करते हुए, कि टीवी पर अप्रैल के आखिरी महीने में, आखिरी दिनों में एक साक्षात्कार आ रहा था यहाँ पर नीदरलैंड में। और वो यूक्रेन युद्ध के बाद का था, क्योंकि यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ। और इस साक्षात्कार में जो वक्ता थी, जिनका साक्षात्कार लिया जा रहा था, वो थी जमाला। और जमाला जो है वो यूक्रेन की गायिका है। और इस गायिका ने, जमाला ने 2016 में यूरोविजन सॉन्ग फेस्टिवल में एक गीत गाया था, और उस गीत का शीर्षक था 1944। और इस 1944 शीर्षक के गीत ने यूरोविजन फेस्टिवल 2016 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। पत्रकार ने जमाला से पूछा कि आपका देश युद्ध के काले बादलों से इस समय घिरा हुआ है, यूक्रेन के नागरिक आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं, आप यहाँ नीदरलैंड में हैं। कल एक दिन पहले किंग्स डे था उस समय। उन्होंने कहा कि कल आपने देखा होगा कि यहाँ किंग्स डे था। गांव शहर की गलियां नारंगी रंग में रंगी थी। बच्चे गलियों में सेकंड हैंड खिलौनों, वयस्क सेकंड हैंड पुस्तकों, बगीचे के उपकरण बहुत इन्हें सस्ते दामों पर बेच रहे थे। छोटे गांव से लेकर शहर की हर गली में चहल पहल थी। लोग बियर पी रहे थे, संगीत बज रहा था, लोग नृत्य कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो पत्रकार ने जमाला से पूछा कि आपको स्वतंत्रता का यह जश्न देखकर कैसा लगा। जमाला ने कुछ सोचकर जवाब दिया। उसने कहा कि 23 फरवरी तक मेरे देश यूक्रेन में भी स्वतंत्रता का जश्न था, सामान्य जीवन की चहक थी।
इसी बीच पत्रकार ने दूसरा प्रश्न उनसे पूछा और कहा, आप हमारे दर्शकों को इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? जमाला ने कहा कि स्वतंत्रता मानव धर्म है, इसका आदर करना, स्वतंत्रता को सहेजना मानवता का पोषण है। उन्होंने इतना ही कहा और वे रुआंसी हो आई और बोली, काश यही चहक यूक्रेन में भी होती, पूरी धरती पर होती। जमाला को रुआंसा देखकर मुझे लगा, और जमाला की इन बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और ये प्रसंग चूंकि आज हमारे सर पर है, स्वतंत्रता दिवस, और ये स्वतंत्रता दिवस, इसमें बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत कड़ी मेहनत है। भूख प्यास को मिटाते हुए उन लोगों ने आज हमें ये दिन दिया कि हम स्वतंत्र थे बोलने, चलने, फिरने, सब काम करने के लिए। तो मेरे देखे स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्र सांस जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। स्वतंत्रता सांस जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव है। आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और अभी एक बड़ी खास बात आज हमारे साथ है कि उपेंद्र कुमार जी 75 वर्ष के हो रहे हैं। वे वे साहित्य का विश्व रंग के सितारे हैं। वे हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित रहे हैं और वे हम सबके मार्गदर्शक की लो हैं। उनके लिए हमने एक वीडियो तैयार किया है, तो मैं आशीष जी से निवेदन करूंगा कि वो उपेंद्र कुमार जी का वीडियो इस अवसर पर चलाएं। आशीष जी। Most respected speakers of the program, Srimati Indra Devi Dhanraj Gilji, guest of honor of today's event, Shri Manager Pandey, the chair, Shri Upendra Kumar Ji, the discussants including Dr. Ganga Prasad Vibal and Dr. Vishwanath Tripathi, Dr. H.K. Paul, President, the Poetry Society India, Mrs. Mandira Ghosh, Treasurer, galaxy of eminent poets, distinguished members of the Poetry Society India and India International Center, extends a very hearty welcome to all of you to today's program, Women in Mahabharata, a discussion on In the Brass, the poetic birth of Shri Upendra Kumar. आज इस कार्यक्रम का आरंभ बहुत छोटी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसके लिए हम एक्नॉलेज करना चाहेंगे मिस्टर सुचिंत मंडलोई and also conceptualized by Dr. Leeladhar Mandloe. हमारे जो ऑथर हैं श्री उपेंद्र कुमार जी की जो जर्नी रही, जो यात्रा रही इस किताब के बारे में और उनका अपना क्या पहलू है इस किताब के बारे में ये दर्शाएगा। इसमें पात्र तो व्यास के हैं, लेकिन वो आचरण मेरे विचारों के अनुसार करते हैं। उनका सारा कुछ बदल जाता है, व्यक्तित्व, उनके सोचने का ढंग, उनके एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का ढंग, ये सारी चीजें आपको बदली हुई मिलेंगी इंद्रप्रस्थ में। जहाँ द्रौपदी वही इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कहाँ पानी को इतना संविधान के बाद अधिकारों पर एक जरूरी बहस, संविधान के बाद अधिकारों पर एक जरूरी बहस। मेरे इस बात से तो आप अवश्य होंगे सहमत कि घरों में घोषणा बनाने का अधिकार शामिल किया जाना चाहिए तुरंत गौरैया के मूलभूत अधिकारों में, ताकि हमारे घरेलू जीवन में बची रहे थोड़ी नमी,
थोड़ा नमक। क्या आपको मालूम है कि कौवे ज्यादा चिंतित होते हैं अभिव्यक्त किया जाता है? क्या आपको मालूम है कि कौवे ज्यादा चिंतित होते हैं अभिव्यक्त किया जाने के लिए? बाकियों का काम तो उड़ने और जाने की आजादी से चल जाता है। हाँ, तितली, तोता और मोर जैसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रंगों को चुनने का अधिकार, जो अवश्य शामिल किया जाना चाहिए उनके मूलभूत अधिकार। ये तो आप जरूर महसूस करते होंगे कि यदि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने यदि पहले ही तय कर दिया होता चींटियों और मधुमक्खियों के काम के घंटे और मिलाने की रकम, तो आप अफ्रीकी चींटियां गरीब न होती, अमेरिकी चींटियों की बनिस्पत और भारत जैसे देशों में भी कभी नहीं जा रही होती मजदूरी की एवं में मिलने वाली आटे के गुदादे और चीनी के दानों से। ईश्वर करे आयुर्वेद को आय सद्बुद्धि शीघ्र ताकि समान रूप से मीठा हो सके शहर विश्व के सभी को। क्या आपको नहीं लगता कि जांच होनी ही चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जांच होनी ही चाहिए किसी आयोग द्वारा इस बात की कि चूहे जितना अनाज प्रतिवर्ष खाते हैं, बिल्लियां प्रतिवर्ष कहीं उससे ज्यादा चूहे तो नहीं चट कर जाते? आप सबकी सहमति और सहयोग से कविता में मैं यह घोषित करना चाहता हूँ कि किसी भी बछड़े को उसकी मां के दूध से वंचित रखना और बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं देना मानवाधिकारों का जघन्य उल्लंघन है। आगे कहता है, मेरे गांव की नदी, मेरे गांव की नदी, मेरे गांव की नदी पहचान है इतिहास और गांव के सौभाग्य। मेरे गांव की नदी पहचान है इतिहास और गांव के सौभाग्य। बहती हुई आती है कभी मेरे पिछवाड़े मुझे प्रमोदित करती हुई सिवान के पास, तो कभी दूर घर घर में सदा बहने वाली मेरे गांव की नदी बहती है सदियों से। विचित्र है कि कभी नहीं तोड़ी उसने गांव की सीमाएं, विचित्र है कि कभी नहीं तोड़ी उसने गांव की सीमाएं, गांव को तकसीम किया, बल्कि आते जाते देती ही रही नदी, कभी नई मिट्टी, कभी आवेश, कभी बाढ़ और अमृत जल सदा। काशी में गंगा, मथुरा में यमुना, अयोध्या में सलीम और मेरे हृदय में तमाम स्मृतियों की सबसे अच्छी याद वही मेरे गांव बहती है नदी मेरे रेगिस्तान में, रेगिकाओं में बहती है नदी मेरे रेगिस्तान में, रेगिकाओं में बहती है पहचान मेरे रक्त में और अपने आप को उसकी आज की उसी बहाव से गाँव। मेरे शहरी निवास में स्मृति के तटबंधों से, मेरे शहरी निवास में स्मृति के तटबंधों से छोड़ती है बालू, पत्थर और एक शीतलता, टूटे घड़े का गला, चूड़ियों के टुकड़े। सरस्वती है त्याग की, सरस्वती है त्याग की मेरे गांव की नदी, अब तब कविताओं में बहती है। बहुत बहुत आभार आशीष जी, मेरे गांव की नदी को याद करते हुए उनकी कविता का पाठ सुना। और हम साझा संसार टीम की ओर से आजादी के इस अमृत महोत्सव पर उपेंद्र कुमार जी को सुखमय जीवन व दीर्घ आयु की कामना करते हैं। साथ ही मैं एक छोटा सा एक नया इस कदम ले रहा हूं और ये है एक नया अध्याय जोड़ा है साहित्य के विश्व रंग में। कुछ 2-3 मिनट की है ये बात। और हमने 2 नई पुस्तकें जो इस समय बाजार में आई हैं, प्रकाशित होकर के आई हैं, उनके बारे में थोड़ा परिचय देना है। पहली है सितारों में सुराख। सितारों में सुराख की लेखिका हैं अनिल प्रभा कुमार
अमेरिका से हैं और ये पुस्तक भावना प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और इस पुस्तक के बारे में शैलजा सक्सेना जी की एक छोटी सी टिप्पणी है कि यह उपन्यास पाठक को उसके कंफर्ट जोन से बाहर लाकर यथार्थ की कठोर भूमि पर खड़ा कर देता है। भौतिक ऐश्वर्य की घनी छाया वाले देश अमेरिका के जीवन का यह कड़ा सच कड़ी धूप बनकर आंखों को चुभता है। दूसरा उपन्यास है जो अभी आया है, उपन्यास का नाम है नकटोरा और ये चित्रा मुदगल जी का है। और चित्रा मुदगल जी को हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वे हिंदी साहित्य की शीर्ष लेखिका हैं और यह उपन्यास नकटोरा सामयिक प्रकाशन से आया है। ये पुस्तक मेरे पास आ गई है, इसलिए मैंने पढ़ा और मेरी एक छोटी सी टिप्पणी मैंने इस पर उपन्यास पर लिखी है। और मेरी टिप्पणी है, व्यक्ति के मन में बंधे शब्दों के जोड़ और होठों पर स्वर में अंतस की लहर, बोलचाल के देशज शब्दों में लिपटी भाषा, बड़ा अनूठा अनुभव और रिश्तों की मिठास लिए है उपन्यास की शुरुआत। नौकरशाही का ताना बाना, अचानक हत्या, भाई भतीजावाद, राजनीति और प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, यह सब पाठक के सामने व्यापक क्षितिज खड़ा कर देता है। इसी के साथ उपन्यास रिश्तों की सहजता, गरीबी, प्रसव पीड़ा, जीवन के झंझावात, सहज पठन का आंगन लेकर उभरता है। जीवन की सफल बाजीगरी का लेखन जो पाठक के कान खोल देता है और आंखों को बांध लेता है। लेखिका के जीवन के पट खोलता है नकटोरा। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए शिवांगी जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच को आगे बढ़ाएं। शिवांगी शुक्ला जी। धन्यवाद रामा जी। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही सुंदर तरीके से रामा जी कर चुके हैं। हॉलैंड से साझा संसार, भारत से विश्वरंग वनमाली सृजनपीठ के साहित्य का विश्वरंग आयोजन में आप सभी का हृदय तल से स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए मैं हमारे कार्यक्रम की पहली कड़ी, जो हमारे बीच आज हमारे आदरणीय मौजूद हैं, जो कि साझा संसार के संस्थापक सदस्य हैं एवं नेदरलैंड्स में भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सक्रिय रूप से अतुलनीय योगदान भी दे रहे हैं। नेदरलैंड्स में इंडियन एम्बेसी में कार्यरत और ICCR इंडिया और इंडियन एम्बेसी के संरक्षक में स्थापित गांधी सेंटर के संचालक हेड शिव मोहन जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद शिवांगी जी। सर्वप्रथम थोड़ी माफी भी चाहूंगा, बड़े दिनों बाद आज इस मंच पे उपस्थित हो सका हूँ और बिल्कुल ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई के दिनों में बाहर हॉस्टल में रहता था और किसी त्योहार के समय वापस घर आता था तो जैसा महसूस होता है बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। और मैं कुछ भी कहने से पहले सर्वप्रथम आदरणीय संतोष चौबे जी जो विद्यमान हैं, उनको जो पुरस्कार बुलाकर दिया गया है, जिसके लिए वो अच्छे डिजर्व करते हैं पूरी तरीके से और बहुत अनुभवी और साहित्य में पुरोधा व्यक्तित्व हैं, मैं उनको पुनः बधाइयां देता हूं। और नए विश्वविद्यालय की जो सूचना मिली है, जो शायद सर्वश्रेष्ठ काम है, मैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ रहते हुए या अन्य जगह रहते हुए हमारे लायक यदि कोई सेवा की या कोई सहयोग की आस्था है तो हम यहाँ तत्पर हैं। और मैं यहीं से अपनी बात कुछ कम शब्दों में ही रखने का प्रयास करूंगा। साहित्य के विश्वरंग का ये जो आयोजन है, खासतौर से आजादी के अमृत महोत्सव की जो शुभ बेला है, एक निश्चित रूप से विश्वरंग के जो निदेशक रामा जी हैं नीदरलैंड से, उनका ये सराहनीय कदम है। और प्रगतिशील भारत ने जो इन 75 सालों में एक एक करके जो प्रगति के सोपान तय किए हैं और ये काम अलग अलग परतों पे हुआ है, किसी एक का नहीं बल्कि अनेकानेक लोगों का अनेक स्तरों पे इसमें योगदान रहा है। और जो साहित्य है, जो साहित्यकार लोग हैं, उन्होंने इन सारी परतों को जोड़ने का काम किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्यकारों का भी योगदान है।
स्वतंत्रता सेनानियों का इसमें बलिदान है, कृषक मजदूर हैं उनका श्रमदान है, जो हमारे को इन सारे वर्षों में अच्छा नेतृत्व मिला, चाहे देश के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, विश्वविद्यालयों के स्तर पे, जिला तहसीलों के स्तर पे, सबका यशोगान भी है इस 75 साल के आयोजन में। तो इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा है वो एक साहित्यकार ही कर सकता है। साहित्यकार की कलम ही समीक्षा कर सकती है, और जब हम समीक्षा करते हैं तभी समीक्षा की मथानी जब हम मथते हैं तो जो दूध है उससे हम अमृत, या कहना चाहिए कि मक्खन निकाल पाने में सफल होते हैं, और ये मक्खन ही एक तरह से अमृत है। जब तक हम किसी चीज की समीक्षा विश्लेषण नहीं करेंगे, उसका अमृत या उसका मक्खन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर जो ये आयोजन है, ये इसी दिशा में एक कदम है, और चूंकि ये अमृत महोत्सव की बेला पे है तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं सारे मित्र, विद्वजन और जो भी लोग जहाँ सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको इस 75वें आजादी के साल की बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि 75वां साल एक विशेष साल है और हम आज इन क्षणों के साक्षी हैं। तो हम अब सभी अपने को भाग्यशाली समझते हैं, और देश में आने वाले वर्षों में जो कुछ भी होगा उसमें हमारा नाम भी कहीं ना कहीं होगा। बेशक उसको लिया जाए या न लिया जाए, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा योगदान उसमें है। तो मैं आप सभी को बधाइयां देता हूं, और मैं यही कामना करता हूं कि हम सब संकल्प लेकर आगे बढ़ें, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, और जो ये साहित्यिक योगदान है जो इस पूरी सकारात्मकता को एक लय दे सकता है, आयाम दे सकता है, इसके साथ जुड़े जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। आपके साथ बहुत ही काम करने का मौका मिला है और आपको बहुत ही समक्ष दिखा है जिस तरह से आप काम करते हैं। आपने एक नया आयाम दिया है सांस्कृतिक गतिविधियों को नीदरलैंड से, और उम्मीद करती हूँ और भी जगह से आप जुड़े हुए हैं, और हम सब साहित्यकारों को एक मंच देना, एकजुट रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मंच पर समय दिया। धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ हमारी अगली वक्ता की ओर, अंकिता बाहेती जी, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर ईसी डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर, फ्रीलांसर कंटेंट डेवलपर, साइंस मैथ्स फिजिक्स की टीचर, क्रिटिकल पोएम रिव्यूअर, हैज चौसर स्क्वायर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एनआरआई प्रकोष्ठ एट इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप प्लेटफॉर्म पर, और प्रेसिडेंट है आरोग्यम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। मूल निवासी है उदयपुर की और वर्तमान निवास है दोहा कतर में। शिक्षा से इंजीनियर हैं और साहित्यकार, चित्रकार, नृत्यांगना, स्वतंत्र शिक्षिका, मंच संचालक, अनुवादक, समीक्षक और अंतहीन सम्मानों से सुशोभित, और अपनी पुस्तकों काफी पुस्तकों के साथ प्रकाशित हो चुकी इनकी काफी पुस्तकों के साथ मैं उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनेक धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी के बीच मैं अपने आप को उपस्थित पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझे ये मौका देने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद, आभार। मैं आप सभी को आज़ादी का जो 75वां वर्ष हम मना रहे हैं उसकी भी शुभकामनाएं देती हूँ, और अपनी रचना पर आती हूँ। ये रचना आज़ादी पर या स्वतंत्रता दिवस पर नहीं है। मेरी कहानी का शीर्षक है एक छोटी सी उलझन। आज 10 दिन हो गए थे सौम्या ऑफिस नहीं आई थी। अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। धीरज ने उसके ऑफिस में पता किया तो मालूम हुआ कि उसने ऑफिस में त्यागपत्र दे दिया है। सौम्या की सहकर्मी से उसने उसके घर का पता लिया और शाम को सीधा उसके घर जा पहुंचा। ढेर सारे सवाल थे उसके मन में और अनेक उलझने भी, पर सबसे बड़ा सवाल ये झूल रहा था उसके मन में कि कहीं सौम्या के बदले व्यवहार का कारण वो खुद तो नहीं। क्या उसके मन में उसने अपने मन की बात सौम्या से कहकर कोई गलती तो नहीं की, पर इसके लिए सौम्या ने अपना ऑफिस क्यों छोड़ा? क्या वहाँ किसी ने उसके साथ कोई बदतमीजी की? ऐसे बहुत से सवाल धीरज के मन में उथल पुथल मचाए थे। उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा
धीरज ये सोच रहा था कि घंटी बजाए या नहीं। अगर सौम्या ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया तो। अंततः उसने घंटी बजाई और इंतजार करने लगा। उसकी अपेक्षा के विरुद्ध किसी महिला ने दरवाजा खोलकर कहा, जी कहिए, किससे काम है? धीरज ने कहा, जी वो सौम्या है। महिला ने पूछा, आप कौन? धीरज इस सवाल से जरा सकपकाया, फिर बोला, मैं धीरज सौम्या के सामने वाले ऑफिस में काम करता हूँ। काफी दिन से वो नहीं आई तो सोचा मिलकर पूछ लूं वो ठीक तो है। महिला सौम्या की माँ थी। वो धीरज को दो पल देखती रही, फिर बोली, अच्छा अंदर आओ बेटा, सौम्या तो घर पर नहीं है। ये सुनकर वो लौटना चाहता था, पर माँ के बार बार कहने पर वो अंदर आ गया। उन्होंने बताया कि वो एक नौकरी का इंटरव्यू देने इंदौर गई है। ये सुन धीरज को और आश्चर्य हुआ। सौम्या की माँ पानी लेने अंदर गई तो वो उसका घर निहारने लगा, कितने सलीके से सजा है। वहां सौम्या की ढेर सारी बचपन की तस्वीरें थी, पर उसके बाद की एक भी नहीं थी, न कॉलेज की न अभी की। उसे सोचा सौम्या ने अपने कमरे में लगाई होगी शायद। तब तक माँ पानी लेकर आई और बोली, सौम्या भी सबके जैसी चुलबुली चहकती हुई सी थी, पर अतीत की एक काली घटना ने सब कुछ बदल दिया। धीरज जब सौम्या से मिला तो वो उसे अब उसके नाम के बिल्कुल विरुद्ध लगी, अकड़ू, गुस्सैल, अड़ियल स्वभाव की। पर धीरे धीरे जब उसका परिचय बढ़ा, उसे लगा वो चपल, चतुर, स्मार्ट और बिंदास है और अपने काम से काम रखने वाली लड़की है। एक दिन उसने अपने दिल की बात सौम्या से कह दी, सौम्या तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं अपने बाकी का जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी जीवन संगिनी बनकर? ये सुनकर सौम्या के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चले गई और उस दिन से वो ऑफिस नहीं है। आज ये धीरज यही जानने उसके घर आया था कि वो ठीक है या नहीं। पर सौम्या की बात सुनकर वो स्तब्ध था। वो बोला, आंटी मतलब? मैं कुछ नहीं समझा। माँ बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में। सौम्या ने सब बताया, ये भी कि तुमने उसे प्रपोज किया है, पर तुम उसके बारे में सब नहीं जानते उसने और हमने क्या कुछ सहा है। सौम्या 14 साल की थी। उसके स्कूल में टीचर्स डे था। वो और उसके कुछ सहपाठियों को उस दिन अध्यापक बनने का मौका मिला था। सौम्या खुशी खुशी साड़ी पहनकर मैडम बनकर बच्चों को पढ़ाने जाने की खुशी और उत्साह में स्कूल गई थी, पर उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला। उसी के स्कूल के एक सर ने उसका बलात्कार किया था उसने। स्कूल में ये बात पता पड़ी तो सौम्या को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल की बदनामी ना हो तो नामी गिरामी ट्रस्टियों के द्वारा इस बात को दबा दिया गया। यहाँ तक कि हमें भी शहर को छोड़ने पर मजबूर किया गया। हमारा घर, नौकरी और इकलौती प्यारी मुस्कुराती बेटी वहीं छोड़ा। नए शहर आकर हमने अपनी नई दुनिया बसा ली यहाँ कानपुर में। पर सौम्या हमेशा के लिए बदल गई। उसने सबसे एक दूरी बना ली। लड़कों पर तो उसको विश्वास ही नहीं था। ऐसे में तुमने कहीं उसके मन में एक जगह बनाई थी, पर शादी की बात सुनकर उसके अतीत में मिले नासूर जैसे हरे हो गए। मैंने उसके पापा ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो बोली कि वो उस हादसे, उस क्षण को, वो लोगों के ताने को नहीं भूल सकती और धीरज को अंधेरे में नहीं रख सकती। उसे कोई भी छूता है तो उसे लगता है जैसे सैकड़ों केकड़े दंश दे रहे हैं। ऐसे में कैसे वो शादी करे, कैसे जीवन भर साथ निभाए उसका? कभी कभी कुछ घाव शायद वक्त भी नहीं भर पाता, पर शायद प्रेम और विश्वास से वो भर दिए जाते हैं। आज जब तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो तो मुझे यकीन हुआ है कि शायद तुम वो घाव भर पाओगे। धीरज ये सब सुनकर स्तब्ध था। क्या कहे समझ नहीं आ रहा था। इतना ही कह पाया, जो हुआ उसमें सौम्या की क्या गलती थी? ये समाज की सोच ही गलत है। आंटी सब, जब सौम्या आए तो मेरी बात करवाना, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। सौम्या के आने पर माँ ने धीरज से हुई बात के बारे में बताया और बोला, बेटा एक बार मिल ले, आगे जो तू कहेगी वो मान लेंगे। सौम्या मान गई। धीरज मिलने आया तो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर उसने कहा, सौम्या जो हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। वो मानव के रूप में एक दरिंदा था, इस सब का जिम्मेदार वो है। तुम खुद को सालों से दे रही हो ये सजा, उसे देना बंद करो। मैं ना सही, तुम जिसकी भी जीवन संगनी बनोगी, सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, सबसे खुशनसीब होगा वो।
धीरज की आंखों में देखते, धीरज की आंखें बोलते हुए और सौम्या की आंखें ये सुनते हुए नम थी। सौम्या ने धीरज से अपना हाथ धीरज के हाथ पर रखा और कहा, जीवन भर साथ दोगे हर कदम पर। सौम्या को धीरज की सहजता और अपनेपन ने जो विश्वास दिया कि वो एक नई पहल के लिए आगे आ पाई। लगा सब बदल जाएगा, पर भविष्य अपने घर में क्या छुपाता है ये कोई नहीं जानता। धीरज ने अपने घर पर सौम्या से शादी की बात बता दी। उसके माता पिता ने सौम्या से मिलना चाहा। कई दिन सौम्या धीरज के घर उसके माता पिता से मिलने पहुंची और दरवाजे पर उनको देखकर घर में घुसने से पहले ही वहां से लौट गई। धीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सौम्या को फोन किया तो उसने नहीं उठाया। देर रात बस एक मैसेज आया, धीरज हमारी शादी नहीं हो सकती। धीरज के माता पिता को भी अजीब लगा। धीरज ने सौम्या की सारी बात अपनी माँ को बता दी और अगले दिन सौम्या से मिलने गया। सौम्या के माता पिता उसे देखकर कुछ नहीं कह पाए। सौम्या आई बोली, हम एक नहीं हो सकते धीरज, कभी नहीं। सौम्या ने पूछा, पर क्यों, अब क्या उलझन है? सौम्या बोली, एक छोटी सी उलझन है। अपने पिता से पूछना, सौम्या दादीज क्लास 8C आदर विद्यालय में लड़की के साथ जो उन्होंने किया था, उसके बाद क्या वो चैन से सो पाए? और कितनी मासूमों के साथ उन्होंने ये हैवानियत की है। धीरज, मैं अपनी ही बलात्कारी के घर की बहू नहीं बन पाऊंगी। धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। क्या कहे, कैसे विश्वास करे कि उसके अपने पिता ऐसा कुछ कर सकते हैं। घर पहुंचा तो पिता चिल्ला रहे थे, उस घटिया लड़की से हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। बस यही सबूत था शायद सच और झूठ का। धीरज ने घर छोड़ने का निर्णय लिया और कहा, आप पिता तो दूर, एक अच्छे इंसान बन पाते तो बहुत था। मुझे शर्म है कि मैं आपका बेटा, पर आपके गुस्से ने एक छोटी सी उलझन को दूर कर दिया। अब मैं सौम्या के साथ अपना संसार बसाने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंकिता जी, बहुत मार्मिक और दिल छू लेने वाली कहानी आपने साझा की हम सबके साथ। अब आवाज नद्दी हो गई है सुनने के बाद। सुबह उठते ही अखबार की तरफ तलब लगती थी, मगर मासूम बच्चियों के दर्द ने ये शौक छीन लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, आपने मंच पर ये कहानी साझा की और एक संदेश देना चाहा इस कहानी के द्वारा। धन्यवाद अंकिता जी, आपका इस मंच पर समय देने के लिए। मैं आगे बढ़ती हूँ अगली कड़ी में। डॉक्टर नीलम जैन जी का मंच पर स्वागत करती हूँ, जो कि MA हिंदी प्राकृत संस्कृत अंग्रेजी से हैं, PhD यूरोप अमेरिका आदि विश्व के अनेक देशों की साहित्यिक यात्राएं, स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की विजिटिंग स्कॉलर, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ससम्मान आमंत्रित, राम साहित्य पर शोध, देश विदेश के अनेक संगोष्ठियों का संयोजन एवं शोध पत्र प्रस्तुत, हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में संलग्न अनेक संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य भूमिका और इन्हीं अंतहीन उपलब्धियों के साथ कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर नीलम जैन जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आजादी के इस अमृत महोत्सव में, जिसमें हमारे बलिदानियों के, उनकी समर्पण के, उनके आत्म अर्पण के, उनकी भावनाओं के अर्घ चढ़े हुए हैं, जिन्होंने अपने शरीर को समिधा बनाकर इस स्वतंत्रता के यज्ञ में बलि दे दिया, उन सभी को प्रत्यक्ष अपरोक्ष में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर रमा तक्षक जी, जिन्होंने साहित्य को विश्व स्तर पर रंग देकर सबका अंतरंग बना दिया और साहित्य की भूमिका को एक सार्थक अर्थ दे दिया, मैं उनको साधुवाद देती हूँ। आज इस शोभनीय, प्रशंसनीय और प्रणम्य मंच को भी, जिसमें आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम को भी अभिषिक्त और अलंकृत करने वाले विश्वविद्यालय के आदरणीय डॉक्टर संतोष चौबे जी विराजमान हैं, डॉक्टर लीलाधर मंडलोई जी और हमारे शिव मोहन शुभ्र जी,
अमिता जी, प्रगति जी, शिवांगी शुक्ला जी, आशीष कपूर जी, यादवेंद्र जी और वनमाली सृजनपीठ, भारतीय साहित्य, ये जो रंग बिखेरने के दायित्व को संभाले हुए हैं, और साझा संसार, हम अपने परिवार को, अपनी भावनाओं को, लेकिन जो संसार को ही साझा करके चल रहे हैं, उनकी इस अनुभूतियों को और एक विश्व स्वरूप देने वाली भावनाओं का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आज एक उत्सव है, एक महोत्सव है। बहुत सुंदर हृदय स्पर्शी कहानी मैंने सुनी है, लेकिन मैं लिखते गद्य में हूँ। बहुत सारी पुस्तकें यहाँ अभी मेरे पास मेरी लिखी हुई पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं लौट जाना चाहती हूँ आजादी के उस सफर में, जब मैं कविताएं लिखती थी, जब मैंने कुछ काव्य लिखा, और इस भूमि पर आकर डॉक्टर शशि, क्योंकि मेरी शिक्षा देहरादून में हुई थी, डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री जैसी महान कहानीकार, डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी जैसे साहित्यकार, जिन्होंने हमें बनाया, गढ़ा, पढ़ाया और साहित्य की कलम देना सिखाया, हम उन जैसे तो नहीं, लेकिन जो श्रद्धांजलि वो दे के भेजे थे, जो उन्होंने हमें कहा था कि अपने साथ रखना जीवन भर, वो थी पुस्तकें। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन देहरादून में, शैलेश मटियानी जी, सुमित्रानंद पंत जी ने मुझे ऑटोग्राफ देके भेजा था कि वृद्ध राष्ट्र को, ये शब्द मुझे आज याद है, मेरे पास है, वृद्ध राष्ट्र को वीर युवतीजन, उस समय मैं ग्रेजुएशन में थी, वृद्ध राष्ट्र को वीर युवतीजन दो नवजीवन। तो आज मैं अनुभूति कर रही हूँ, और सुमित्रानंद नंदन पंत जी को उसी पर्वतीय क्षेत्र में मैं मिली थी, मसूरी में मैं मिली थी, उनको नमन और उनको प्रणाम भी करती हूँ। और इन्हीं साहित्यकारों ने, इन्हीं पुस्तकों ने जो मुझे कुछ सिखाया, उन्हीं महान पुरुषों की पुस्तकें मेरा जीवन पथ प्रदर्शित करती रही हैं। ये कविताएं, मैं अपनी ये कविता नहीं है, मेरी भावांजलि है, मेरी पुष्पांजलि, अर्घांजलि है, अक्षर मेरा निवेदन है ये उन्हीं के चरणों में। और मैं वो कविता यहाँ जो मैंने लिखी वो मैं पढ़ना चाहूंगी। आत्मकथाएं, देखिए, मुझे कहा था कि महान व्यक्ति ऐसे ही नहीं बन जाते, उनकी तपस्या, साधना और पुरुषार्थ और उनकी सहनशीलता, उनके सद्गुणों का जो सम्मिश्रण है, वो उनको महान बनाता है। महान बनना और बने रहना एक गुण और एक तपस्या होती है। वो जो हमें सिखाते हैं, वो हमारे अंदर जो रंग भरते हैं, वो ही जो शाश्वतता वो देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी प्रेरणा बन जाती है, हमारी लक्ष्य सिद्धि में एक साधना बन जाती है, हमारे लिए एक उद्देश्य बन जाती है, हमारी पथदर्शिका बन जाती है। तो वो आत्मकथा मुझे क्यों इतनी प्रिय लगी, क्या क्या उन्होंने मेरे लिए किया। तो आज इन्हीं बलिदानियों की आत्मकथा में पढ़ती हूँ। नेता सुभाष चंद्र बोस जी को हम पढ़े, गांधी जी को हम पढ़े, नेहरू जी को हम पढ़े, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो संस्कृति उन्होंने सिखा दी, तो ये सारी आत्मकथाएं हैं जो हमारे बलिदानी लिखते रहे। और बहुत सारी आत्मकथाएं हैं। मैं जब आई तो मैं अपने साथ जो लेके आई थी, तो ऐसी ही 2-4 पुस्तकें लेके आई थी। उनमें इतना गूगल नहीं था, ना इतना नेट इतना नहीं था, तो मैं वो आपको समर्पित कर रही हूँ, और आप सबके स्नेह की आकांक्षा के साथ कि आत्मकथाओं को जब मैंने पढ़ा है, आत्मकथाओं को जब मैंने पढ़ा है, तमिश्रा के तट पर तपोवन बना है, तमिश्रा के तट पर तपोवन बना है। उनके अर्थ गौरव हरते हैं घुटन की छांव, उनके अर्थ गौरव हरते हैं घुटन की छांव, देते हैं लक्ष्य का अमृत फल, देते हैं लक्ष्य का अमृत फल। नृत्य करता है मन मयूर, नृत्य करता है मन मयूर, संशय संघर्ष बंजर होकर, जितने भी हमारे डाउट्स हैं, जितने भी हमारे स्ट्रगल हैं, जितने भी हमारे मन की वेदनाएं हैं, वो सब बंजर होकर समा जाते हैं कहीं गहरे। और प्राण का निर्बंध प्रवाह, प्राणवंतता का, प्राण का, जीवंतता का, ऊर्जा का एक निबंध प्रवाह, एक तेजोमय वलय बनाकर भर देता है उत्साह। धूप से दिखती है राह, जब जब गई हूं इनके अक्षर तल पर, जब जब गई हूं इनके अक्षर तल पर, तब बनकर लौटी हूं नई पंक्ति नई पुस्तक, तब बनकर लौटी हूं नई पंक्ति नई पुस्तक। गूंज उठता है आत्मा का संगीत, गूंज उठता है आत्मा का संगीत,
व्यापक सजग संवाद देते हैं ताल। किसी शांत समंदर के भीतर जाकर लहरें भले ही न गिन पाऊं, किसी शांत समंदर के अंदर जाकर लहरें भले ही न गिन पाऊं, पर भर देती हैं मेरी भावों की झोली अपनी मणिमुक्ता से। लेकिन भर देती हैं मेरी भावों की झोली अपनी मणिमुक्ता से। अक्षर पारस स्पर्श से शंकाओं जिज्ञासाओं की लोहे कणिकाएं। अक्षर पारस स्पर्श से शंकाओं जिज्ञासाओं की लोह कणिकाएं अर्थ स्वर्ण बन जाती हैं मेरे लिए किसी संघर्ष पथिक की आत्मा, मेरे लिए किसी बलिदानी की आत्मकथा, मेरे लिए किसी स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा, और मेरे लिए किसी पुरुषार्थी की आत्मकथा। वैश्विक भूमंडलीय स्थिति दर्शिका GPS, वैश्विक भूमंडलीय स्थिति दर्शिका बल मेरी लक्ष्य यात्रा को सुखद, प्रेरक और मंगलमय बना देती है। सुखद, प्रेरक और मंगलमय बना देती है। सुखद, प्रेरक और मंगलमय बना। और चूंकि सावन का महीना था, कैसी अनुभूति होती थी। अब सावन है, सावन गया है। कभी सावन लगता था तो कभी वन लगता था। जब घर से बाहर होते थे तो आम होता था, आम की अमराइयां होती थी, न झूले होते थे, तो क्या लगता था, सब वन वन लगता था। कहीं हंसी खुशी तो कभी गम लगता था। तो 2-4 दोहे लिखे हैं, वो भी मैं सुना देती हूँ। सावन उमड़ा केश पर आँखियन बीच कहार, बादल लहराए इधर उधर भ्रमर गुंजार, सौरभ यौवन का लिए अधर कमल की पांख, झांक टहनियों में रही भ्रमर बनी ये आंख। रात अंधेरी प्यार की जिससे जगमग होए, इस दीपक को ही प्रिय दुनिया देती खोए। जहां न कोई जा सके, इतना आसान नहीं था आना जाना। जहां न कोई जा सके, एकदम हो सुनसान, जगह कीमती होत है जितनी हो वीरान। जो गम की बातें करें, गम के गाते गीत, हार मान कर भी सदा रहती उनकी जीत। इस दुख में भी, इस वियोग में भी, और घर से दूर रहकर भी उन दिनों सब कुछ उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और आज मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ कि मुझे आप सबके साथ अपने शब्द का सहभागिता करने का अवसर मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। आपने जिस तरह से हमें हमारे पूर्वज साहित्यकारों के एक वक्तव्य से वाकिफ कराया, आपसे आपके संबंध में जो हुआ, और आप सबके हमें उनकी किताबें और उनकी जो कहानियां सुनने मिलती है आप सबसे, और आप सबके समक्ष हम नवांकुरों को जो शिक्षा मिलती है साहित्य जगत की, वह अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने शहीदों पर कहा, आपने हमारे बड़ों पर कहा, और उस बात से 2 पंक्तियां याद आती हैं राहत इंदौरी साहब की, कि माना कि मौन खड़े रहते हैं, शब्दों की माफी चाहूंगी, एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, बट माना कि मौन खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। तो आगे बढ़ती हूँ, और अमिया की बात से मुझे अपनी ही कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो मैं थोड़ा सा समय लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। अमिया की उस डाली पर रस्सी के निशान अब भी होंगे, अमिया की उस डाली पर रस्सी के निशान अब भी होंगे, सोंधी माटी के चेहरे पर कदमों के निशान अब भी होंगे। पत्तों से गिरते पानी के चूनर पे निशान अब भी होंगे, वो जुल्फों के छू जाने के चेहरे पे निशान अब भी होंगे। दरखत के तने पर नाम मेरा, हम गोद दिया करते थे, दरखत के तने पर नाम मेरा, पत्थर के निशान अब भी होंगे। भोले के उस मंदिर में
भोले के उस मंदिर में माथे के निशान अब भी होंगे। सावन की बरसातों में यादों के निशान अब भी होंगे। सावन की बरसातों में यादों के निशान अब भी होंगे। मुंतजिर बैठी उन राहों पर आंखों के निशान अब भी होंगे। तूने झूलों की यादों में, तूने झूलों की यादों में वादों के निशान अब भी होंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा समय लिया आप सबका, आगे बढ़ती हूँ। हमारी अगली वक्ता को बुलाती हूँ। प्रगति टिप्पणीस जी, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ, जिनकी शिक्षा अभियांत्रिकी प्रबंधन और जिनका निवास है मॉस्को रूस में। पिछले कई वर्षों से रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में अलग अलग विषयों में अनुवाद, अपने सामर्थ्य अनुसार कोशिश की वर्तनी भाषा और शब्दों का अधिकाधिक उचित प्रयोग करें। उन्हीं के शब्दों में मन में उठने वाले भावों को कई बार पंक्तिबद्ध भी कर लेती हूँ और इस प्रकार कुछ रचनाओं की रचयिता हूँ। आजकल एक 5 सदस्यीय दल के साथ मिलकर हिंदी रूसी मुहावरा कोश पर कार्यरत हूँ। मैं मॉस्को राजकीय विश्वविद्यालय के एशिया और अफ्रीका संस्थान के हिंदी विभाग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करती हूँ। मॉस्को की सबसे पुरानी भारतीय संस्था हिंदुस्तानी समाज रूस की सांस्कृतिक सचिव हूँ। इसके तहत हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम विविधता में एकता, रूस के उन सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षार्थियों के बीच हिंदी रूसी अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी के उचित प्रयोग पर ध्यान आकर्षित करना इनका प्रयास है और उद्देश्य है अधिकाधिक हिंदीमय होना और करना। मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ प्रगति जी। शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मंच पे बुलाने के लिए, सुंदर परिचय देने के लिए, और रामा जी का शुक्रिया इस मंच पर आमंत्रण देने के लिए, और सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्ते। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे लगता है मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, तो समय नहीं लेती हूँ और शुरू करती हूँ। कहानी को शीर्षक मैंने कुछ यूं दिया है, पुकार। आज की कहानी की पृष्ठभूमि तो लगभग 80 वर्ष पुरानी है, लेकिन शायद लगता है वो अब भी हमारे दिनों की ही बात है। विताली मूर्ति बना मलबे के बीच एक टीले पर विचारमग्न मुद्रा में बैठा था। वो एक युद्ध संवाददाता था, यानी वो उन इलाकों में जाया करता था जहां युद्ध पूरी तेजी पर होता था। वो देशवासियों तक युद्ध की खबरें तो लाता ही था, साथ ही वो सैनिकों के मनोबल की खबरें भी लाता था। इस ख्याल से ही कि विताली सैनिक ये सोचते थे कि विताली उनके परिजनों तक जाएगा, उनकी खबरें उन तक पहुंचाएगा, इसलिए विताली सैनिकों को अपना सा लगता था। इंसान की जात ही कुछ ऐसी है कि जब सामूहिक विपदा का समय होता है तो हम एक दूसरे के प्रति पूरी सद्भावना और सहानुभूति दिखाते हैं। अच्छे दिनों में ये गुण न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। विताली को अपना काम हमेशा ही भाता रहा था। पहले वो सोवियत संघ के सुदूर कोनों में जाकर वहां और मुख्य भूभाग के बीच नाता कायम करता था। इधर की खबरें उधर और उधर की खबरें इधर लाता था। आप सबको पता ही होगा कि सोवियत संघ का भूभाग कितना बड़ा था। लेकिन हिटलर की सेनाओं ने जैसे ही उनके देश की तरफ अपने कदम तेज किए, पूरे देश में सभी कर्मियों के कर्तव्यों को रातों रात बदल दिया गया। सारा देश उस वैश्विक दुश्मन को पछाड़ने के लिए एकजुट हो गया। 22 जून 1941 की प्रभात बेला रूस क्या सोवियत संघ के लिए एक कोप की तरह आई। तड़के 3 बजे से ही सोवियत संघ के पश्चिमी इलाकों पर जर्मनी की सेना ने धावा बोल दिया। जिस तेजी से फासिज्म के कदम बढ़े, देश में उतनी ही तेजी से लामबंदी हुई। उद्योगों को यथाशीघ्र सुदूर प्रांतों में स्थानांतरित किया गया। अन्य सभी सेवाओं में वक्त के तकाजे के मुताबिक जरूरी बदलाव किए गए। विताली के घर पर युद्ध शुरू हुआ था 22 जून को। 29 जून को बेटे ईगर के जन्मदिन का जश्न था। ईगर दर्शन शास्त्र संस्थान में दूसरे वर्ष का छात्र था। उसी जश्न के बीच विताली को अगले दिन ब्रेस्ट इलाके में जाकर रिपोर्टिंग करने का आदेश पत्र मिला। विताली के साथ पूरा परिवार अगले दिन दाचा यानी गांव के घर, वो लोग उस दिन गांव के अपने घर में थे, शहर के लिए रवाना हो गए। मॉस्को में सब विताली को छोड़ने के लिए स्टेशन तक गए और उसे उसके नए काम के लिए विदा करके आए।
विताली की ड्यूटी ब्रेस्ट में तो 15 दिनों तक चली। उसके खत्म होने के बाद उसका तबादला एक मोर्चे से दूसरे होता रहा और वो अपनी रिपोर्टों के जरिए युद्ध की गतिविधियों की खबरों को देशवासियों तक लाता रहा और अपने होने की भी खबर इस तरह से देता रहा। इसको काम को करते उसे अब 1.5 साल गुजर चुके थे। आज वो कीव से थोड़ी दूरी पर स्थित एक सैन्य कैंप से लौट रहा था। अचानक ये ख्याल उसे आया कि ईगर, उसका बेटा भी तो पासी में एक तोपची सैनिक की तरह तैनात है, क्यों ना उससे मिलने जाया जाए। उसके पास अगली जगह अगले मोर्चे पर रिपोर्ट करने के पहले थोड़ा वक्त था। फौरन ही उसने अपनी फौजी गाड़ी बेटे के शिविर की तरफ मोड़ ली। वो उस इलाके में दाखिल ही हो रहा था कि उसे इत्तला मिली कि जर्मनी की सेना ने भारी हवाई हमला करके तोपों के सैन्य बल शिविर को तहस नहस कर दिया है। विताली ने अपने 18 महीनों के काम के दौरान युद्ध के तमाम भयानक पहलू देखे थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये समाचार विताली पर गाज बनकर गिरा। कुछ क्षण के लिए उसे लगा कि पांव तले से जमीन खिसक गई है, लेकिन वो एक कर्मठ योद्धा था और हर तरह की आग में तपा कर्मयोगी। शीघ्र ही कर्तव्य बोध का पलड़ा भावुकता पर भारी हुआ। वो अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे दिखाई दिया मलबे से उड़ता धुआं। कानों सुनी बातों से आंखों सुनी का असर मुकम्मल तौर पर ज्यादा होता है। तबाही के उस खौफनाक आलम को देखते ही उसके पैरों ने जवाब दे दिया। इन 1.5 सालों में शायद पहली बार उसे ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त थकान महसूस हुई थी। मलबे के बीच उसे एक टीला दिखा। भारी कदमों से जैसे तैसे वो वहां पहुंचा, उस पर गिर गया। उसकी आंखें टकटकी लगाए कहीं दूर देख रही थी और वो अपने ख्यालों में खो गया। न जाने कितने ही दृश्य आंखों के सामने से गुजरने लगे, लेकिन सबसे पहले मन की चिलमन में झांके 29 जून के दृश्य। ईगर की सालगिरह से जुड़ी सारी सरगर्मियां, उन नजारों में कितनी खुशी थी, कितना संतोष था। उसे लगा जैसे कि ये बातें इस जन्म की नहीं हैं, जन्म और उसके मनाजिर ही जैसे कि हकीकत हों। लेकिन मन उन पलों की तरफ बार बार लौट जाता था। ईगर और उसके दोस्तों ने विश्वविद्यालय का पहला साल कामयाबी के साथ पूरा कर लिया था। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसके सभी दोस्त रोजमर्रा के कामों में भी खासा माहिर थे। देखते ही देखते किसी ने अंगीठी जला ली थी, तो कोई पास के जंगल से लकड़ी काट लाया था, कोई सलाद के लिए तरकारियां धो रहा था, तो कोई अलग अलग बेरियां चुन लाया था। मौसम हर तरह से खुशगवार था। महफिल घर के बाहर के छोटे से बाग में जमी थी। काम ही तो सब कुछ नहीं होता, मनोरंजन भी स्फूर्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। ईगर के स्कूल का सहपाठी विक्टर गिटार पर तन्मयता से विरह धुनें बजा रहा था, जिन्हें उसके साथ तान्या गुनगुनाती जा रही थी। घर के बाकी सदस्य दूसरी चीजों के इंतजाम में लगे थे। सब ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि युद्ध का उनके जीवन पर जैसे कोई असर न पड़ा हो। उनका जीवन तो निर्बाध गति से वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चला करता था। दादी माँ ने शोरबा खाने के लिए ईगर और उसके दोस्तों को 2-1 बार पुकार लगाई। जब वो ना आए तो उन्होंने झिड़कियां देना शुरू की। उनकी झिड़कियां देना शुरू हुई ही थी कि 18-19 साल के सभी लड़के लड़कियां दादी की ओर भागे। दादी ने सबका पसंदीदा मछली का शोरबा बनाया था। विताली के छोटे भाई ने लकड़ी के सुलगते कोयलों पर गोश्त और तरकारियां भूनने के लिए रख दी थी। माँ और बहन मिलकर जन्मदिन के लिए स्ट्रॉबेरी केक बना रहे थे। ईगर के कुछ दोस्त विताली से पूछ रहे थे कि बतौर युद्ध संवाददाता उसे क्या क्या करना पड़ेगा। विताली उनके सवालों के जवाब भी दे रहा था और उसके दिमाग में कहीं दूर पर युद्ध से जुड़ी छवियां बन बिगड़ रही थी। अचानक विताली ने अपने पैरों तले हलचल महसूस की। उस हलचल ने उसे ख्यालों की दुनिया से
हकीकी जमीन पर ला खड़ा किया। वह गौर से पैरों तले देखने लगा। उसे फिर हलचल महसूस हुई। फौरन वो उकड़ू बैठकर अपने हाथों से ही तेजी से मिट्टी कुरेदने लगा। साथ ही उसने अपनी नजर तबाही के मंजर पर दौड़ाई और मलबे में उसे फावड़ा नुमा कुछ दिखाई दिया। वो दौड़कर उसे ले आया। उसी से वो बिना रुके मिट्टी निकालता गया। अंदर से हलचल बढ़ती गई। उसके सीने की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। मलबे तले कोई भी दबा हो सकता था, अपना कोई या फिर दुश्मन खेमे का। अपनों के होने की संभावना अधिक थी क्योंकि हमला हवाई हुआ था। किसी को बचा पाने की उम्मीद ने विताली की हताशा को दूर कर फेंका। उसके हाथ अविश्वसनीय गति से चलने लगे। जल्दी ही धूल और मिट्टी से पूरी तरह से सना हुआ एक युवक बाहर निकला। खुली हवा मिलते ही पहले उसे खांसी का तेज दौरा आया। विताली को उस युवक की आवाज, मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ, ईगर जैसी लगी, अपने बेटे ईगर जैसी लगी। उसने खुद को समझाया कि ऐसे सुखद संयोग नहीं होते, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो तेजी से उस युवक के बदन से धूल मिट्टी झाड़ना शुरू की। लेकिन सही सुखद संयोग हुआ था। सामने ईगर खड़ा था और दोनों पहले एक दूसरे को देखकर खूब रोए। फिर दोनों ने एक दूसरे को मजबूत आगोश में बांध लिया। न जाने कितनी देर दोनों रोते रहे, सुबकते रहे और फिर उसी टीले पर बैठकर अपने अपने ख्यालों में खोकर दूर तक फैली बर्बादी और तबाही को ताकने लगे। आज ईगर की जिंदगी पर विताली का नाम दूसरी बार लिखा गया था। ये बस बता दूं, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और दोनों के दिमाग में ये ख्याल लौट लौट कर आता था कि जंगें आखिर क्यों होती हैं। जंग तो किसी मसले का हल नहीं होती, बल्कि वो तो खुद एक मसला होती है। हम आज जब आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, आज भी दुनिया युद्ध की चपेट में है। आज भी भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। 75 साल पहले हमारे देश में भी बंटवारे के समय यही हुआ था। इंसानियत आज भी वैसे ही लाचार है। लोगों के बीच बंटवारे के बीज बोने वाले जब तक जिंदा रहेंगे, इंसान जब तक दूसरे को सिर्फ इंसान के नजरिए से देखना शुरू नहीं करेगा, शांति और खुशहाली के मंजर एक सपना ही रहेंगे। आजादी के इस महापर्व पर मेरी सभी को बहुत बहुत बधाई और इसी शुभकामना के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि हमारे देश और दुनिया में शांति, सौहार्द और भाईचारे का बोलबाला रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कहानी सुनने के लिए, और मैंने अगर समय ज्यादा लिया हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रगति जी। आपने जिस अंदाज में सुनाया और जिस रिश्तों की वानगी और कर्तव्यों को आपने एक सूत्र में पिरोकर हम तक पहुंचाया, और जिस तरह आपने बताया कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और आप इस कहानी से कितनी जुड़ी हुई है, ये आपके आंसुओं ने बयां कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये साझा करने के लिए। और अगर हम सब अपने देश और से वाकिफ रखते हैं और जंगों के विरोध में हैं, तो हम सबके रोंगटे खड़े हुए होंगे जैसे मेरे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी आपका, मंच को इतनी सुंदर कहानी से सुशोभित करने के लिए। आगे बढ़ती हूँ। रामा जी, एक बार कंफर्म करना चाहूंगी, यादवेंद्र जी की मौजूदगी है? नहीं, यादवेंद्र जी नहीं जुड़ पाएंगे। अच्छा जी। दीप्ति जी, मैं आपका परिचय आपको धन्यवाद देते वक्त देना चाहूंगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच संभालें, और तब आपको सुनने के बाद मैं आपको जरूर सबके बीच बताना चाहूंगी। आपको सुनकर समझे सबकी आप क्या है। दीप्ति जी, आपका मंच पर स्वागत है। मैं विश्व के इस मंच को अपना नमन जोड़ नहीं पाती, पर मैं अभी आई हूँ और मुझे खुशी है कि मैं जुड़ पा रही हूँ।
और शायद रमा जी ने सोचा होगा कि मेरा आना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं नेपाल से, काठमांडू से हूँ, मूलतः भारत की ही हूँ, बिहार से हूँ। और बहुत बड़ी नहीं, एक छोटी सी मैं कहानी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि नेपाल के परिवेश से कमोबेश आप सभी वाकिफ भी होंगे कि और जो आर्थिक स्थिति से होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके आंखों में एक ही सपना पलता है कि विदेश जाना है और पैसा कमा कर लाना है। इसी पृष्ठभूमि की यह कहानी है जो वहाँ के युवाओं की, उनके माता पिता की, और जो हमारे यंग जनरेशन पलायन कर रहे हैं उनकी। कहानी का शीर्षक है ताबूत। कुछ दिनों पहले मैं यहीं से शुरू करूं कि कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठी थी काठमांडू के लिए। मेरे सामने एक 20-21 साल का लड़का आकर बैठा। कुछ ऐसा नहीं था कि मेरी नजर उधर जाए, पर अनायास उसकी बातों को सुनकर मैं उसकी तरफ मुखातिब हुई, क्योंकि वह मैथिली में बात कर रहा था। उस बात का सार ये था कि वह विदेश से कहीं से लौटा था। फोन में दूसरी तरफ जो भी थे वो ये कह रहे थे कि तुम गांव आना, और वो कह रहा था कि मैं गांव नहीं आऊंगा, मैं कुछ दिनों काठमांडू में रहूंगा। तुम घर पे मत बताना, गांव में मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ विदेश से। और ये भी जब उधर से शायद उसकी माँ रही होगी जो उसे बार बार कह रही थी कि बेटा गांव आ जाना, और वो कह रहा था कि मैं किस मुंह से गांव आऊं, मैं तो बहुत सपने लेकर आया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ, वहां मैं पैसा कमाऊंगा, और जो जमीन में गिरवी रख करके जा रहा हूँ उसे मैं छुड़ाऊंगा और फिर एक घर बनाऊंगा। घर का ये सपना उसकी आंखों में था। उसकी भर्राती आवाज बार बार कांप रही थी। और उसे देखकर मैं एक ऐसी घटना की तरफ मुड़ गई विगत में। गांव का देश, बहुत ही सुंदर सुंदर गांव है यहाँ, छोटे छोटे गांव पहाड़ियों से घिरे हुए, जहाँ नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं। और गांव से जो एक मोह छूटता जा रहा है, ऐसी कहानी मोहन की थी। 10वीं कक्षा को पास करने के बाद उसकी आंखों में भी यह सपना था कि मैं विदेश जाऊं। विदेश यानी कोई भी अरब का कोई भी जगह, जहाँ जाकर मैं कुछ कमा करके लाऊं। परीक्षा का रिजल्ट आया, बहुत खुश था वो। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं अब तो विदेश जाऊंगा। माँ की उस बूढ़ी आंखों में भी एक डर था, जिससे उसने कहा कि नहीं तुम मत जाओ, यहाँ जो है जैसा है हम गुजारा कर ही लेंगे। पर उसने कहा कि नहीं माँ, मुझे तो जाना है। और गांव के जितने बच्चे गए थे उन्होंने सभी के नाम गिनाने शुरू कर दिए। उसे उन सबको देखो, सभी गए, सभी कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं। सभी के को देखकर मुझे भी तो लगता है ना कि मैं भी जाऊं। बाबा की आंखों की रोशनी जा रही है, मैं उनकी आंखों का इलाज कराऊं। छोटी अभी पढ़ना चाहती है, मैं उसे पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं पढ़ के क्या करूंगा, मैंने तो 10वीं पास कर ली ना, अब मुझे जाने दो। माँ कुछ कह नहीं पाई। 1 दिन 2 दिन और आखिर उसने मना लिया अपनी माँ को। पर जाना कैसे है, पैसे तो है नहीं। तो बस छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, उसे रख देते हैं गिरवी या फिर बेच देते हैं। पहाड़ों पे जमीनों का मूल भी नहीं होता, उतने पैसे जमा करना उसके लिए मुश्किल था। और जब जरूरत होती है तो उसके मन के मुताबिक दाम भी नहीं मिलते। किसी तरह काठमांडू आकर उसने मैन पावर से संपर्क किया, जो पासपोर्ट वीजा जो भी था उसने उसे किया, उसकी तैयारी की, और अंततः एक दिन वह भी उड़ गया। 1 सप्ताह बीते, 2 सप्ताह बीते, माँ की बूढ़ी आंखें इंतजार कर रही थी। कभी तो कोई फोन आएगा उसका, कुछ तो वो बोलेगा। और लगभग 20-25 दिनों के बाद उसका फोन आया। माँ ने पूछा बेटा कैसे हो। वो कहना चाहता था कि माँ मुझे याद आ रहा है गाँव, मैं लौटना चाहता हूँ, पर वो कह नहीं पाया। माँ ने दोबारा पूछा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सब ठीक तो है। वो ये कहना चाहता था कि माँ यहाँ बहुत गर्मी है, पर उसने ये भी नहीं कहा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और हंसने की कोशिश करते हुए कहा माँ ये तो बहुत बड़ा शहर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पर अभी काम नहीं मिला है मुझे।
तो तुम निश्चिंत रहो, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, मैं जरूर तुम्हें पैसे भेजूंगा। और फिर फोन कट गया। माँ ने सोचा शायद फोन कट गया होगा, लेकिन नहीं, मोहन ने फोन काट दिया था, क्योंकि उसकी आवाज भर आ रही थी, अब वो कुछ कह नहीं पा रहा था। और फिर इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। फिर उसने फोन किया, तब उसने कहा माँ मुझे नौकरी मिल गई है। माँ ने पूछा कहाँ, किसी ऑफिस में? नहीं माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, तुम चिंता मत करो, जो भी मिला है अच्छा मिला है, मैं तुम्हें जल्द ही पैसे भेजूंगा। वो ये नहीं कह पाया कि इसी ऊंची इमारतों में बनाने किसी मजदूर की जगह उसे नौकरी मिली थी। गांव का वह 18-19 साल का बच्चा वहां जाके मजदूर बन गया था। आंखों में पलते सपने कराहने की स्थिति में थे, लेकिन वह पलटकर आ नहीं पा रहा था। और दिन गुजरे, पैसे भी उसने भेजे, और एक दिन ऐसा ही हादसा आया कि उसी ऊंची बिल्डिंगों से कहीं वह गिरकर, अब वह मोहन नहीं रह गया था, उसका शरीर बस बन के रह गया था। गांव में खबर आने की बात थी, खबर आई, जो मैन पावर था उसने उसे गांव में खबर भिजवाई, इकलौता बेटा जो अब वापस कभी नहीं आता। माँ की आंखें, पिता की तो आंखें कमजोर थी, और माँ की आंखों का जो हाल था वो तो बताया भी नहीं जा सकता। और फिर ऐसा हुआ, उसके शरीर को लाने में जो तकलीफें हुई, कभी एम्बेसी के चक्कर, कभी उस मैन पावर के चक्कर, और इस तरह उसे के शरीर को आने में भी 1 महीने लग गए। और फिर एयरपोर्ट का वह दृश्य था जब वो ताबूत में बंद होकर आया था। वही नहीं आया था, उसके साथ उस दिन एयरपोर्ट पे 30-30 ताबूतें आई थी, जो ऐसे ही इंतजार में कि जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो देश भेजा जाएगा। यह विडंबना थी। और मुझे उस दिल्ली एयरपोर्ट पे उस बच्चे की बात को सुनकर, मैं इस घटना को याद करने से खुद को नहीं रोक पाई। मुझे लगा कम से कम यह बच्चा लौट तो आया, क्या पता कि कल को यह भी नहीं आता, फिर किसी ताबूत में बंद कर होकर के आता। तो आज ये तो है कि यह वापस अपने गांव किसी न किसी दिन जरूर पहुंच जाएगा, भले ही आज न पहुंचे। और इसी के साथ ही फिर अनाउंस हुआ और मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई, इस उम्मीद के साथ कि किसी दिन तो ये देश ऐसा बदलेगा कि अपने ही देश में कोई नौकरी होगी, अपने घर का बच्चा अपने ही घर में रह जाएगा। बस इतना ही। बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर। श्वेता दीप्ति जी, डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी। इन्होंने जिस तरह, मैंने परिचय पहले नहीं दिया, इन्होंने अपनी कहानी के द्वारा हम सबको परिचित करा दिया। इनकी कहानी में इनके देश की, इनके बिहार की झलक थी। बिहार से वाकिफ रखती हैं डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी। शिक्षा विद्या वारिधि भागलपुर बिहार से रही। केंद्रीय हिंदी विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर काठमांडू नेपाल में कार्यरत हैं। संपादक हैं हिमालिनी हिंदी मासिक पत्रिका, वेब पेज और टीवी की। स्नातकोत्तर अध्यापन तथा शोध निर्देशन कार्य, साहित्य के विभिन्न विधाओं में स्वतंत्र लेखन, नॉर्वे की हिंदी पत्रिका स्पाइस दर्पण और भारत और नेपाल के विभिन्न हिंदी और भोजपुरी पत्रिकाओं में कहानियां, कई पुरस्कारों से सम्मानित। नेपाल सरकार द्वारा नेपाल विद्या भूषण सम्मान, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी द्वारा समीक्षा सम्मान और ऐसे ही अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित श्वेता दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंच को इतनी सुंदर कहानी दी, जो कि हम प्रवासियों के एक अछूता सत्य, एक विडंबना है। और जो आपकी कामना है, भगवान करे वैसा हो, हम सब भारत में ही काम करें, और इस वजह से विदेश ना आए। तो आप धन्यवाद श्वेता दीप्ति जी। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। रामा दीक्षित जी से अनुरोध करूंगी मंच संभाले। संतोष जी चौबे जी की उपस्थिति का बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है और धन्यवाद है, और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नई यूनिवर्सिटी और पुरस्कार की मेरी तरफ से। धन्यवाद रामा जी, मंच आपको सौंपती हूँ। बहुत बहुत आभार शिवांगी जी। बहुत सारी रचनाएं हमने सुनी और अब प्रतीक्षा है, मंडलोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं मंडलोई जी से आग्रह करूंगा, और आग्रह करने से पहले, चूंकि वो हमारे संदेश को नहीं सुन पाए थे, उनको वसुंधरा सम्मान अभी हाल ही में मिला है।
और इस सम्मान के लिए मैं उनको हमारी साझा संसार टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस के साथ ही मैं मंडलोई जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और मंच को अपने वक्तव्य से सुशोभित करें। मंडलोई जी। हाँ रामा जी नमस्ते। जी जी नमस्ते। आप मुझे नहीं लगता आप हमें सुन पाए हैं। पहली बात तो वसुंधरा सम्मान के लिए आपको साझा संसार की टीम की बहुत बहुत कहा था बधाई। कि मैं यात्रा में हूँ और आपको उपस्थिति दूंगा, तो मैं उपस्थित हूँ तब से, लेकिन थोड़ा बहुत सुना भी है। जी जी। और मुझे अच्छा लगा। और आशीष कैसे हो? जी जी बिल्कुल बढ़िया। नमस्ते। हाँ, तो मैं मेरा आग्रह आपसे है कि आप भी था। 2 शब्द कहें इस मंच को। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और ये एक ऐसा समय है जब हम सब लोगों को आजादी के अर्थ को अपने साहित्य और कलाओं में भी समझना चाहिए। तो जो कि आपके पाठ से लग भी रहा है, तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा रचना पाठ आपने किया। मैं जितना सुन सका, और खास तौर पर रामा जी ने शुरू में जो आजादी के बारे में बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। और ये जो कोशिश है साझा संसार की, इसको न केवल यूरोप में बल्कि हिंदुस्तान में भी लोग बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं और अपने प्रवासी साथियों को सुनते हैं। तो बहुत बहुत बधाई और स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद। आप सब लोग आजाद दुनिया में रहें, यही उम्मीद और यही प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद मंडलोई जी बहुत बहुत। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हमें बहुत समय से इंतजार था संतोष चौबे जी को सुनने का, तो मैं चौबे जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच संभालें और अपनी विश्वविद्यालय की बातें और जो भी कुछ जो हम नहीं सुन पाए वो आप हमसे साझा करें, इसी आग्रह के साथ। आइए संतोष चौबे जी। धन्यवाद रामा जी। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। जी ठीक। तो सबसे पहले तो मैं सभी रचनाकारों को बधाई दूं कि उन्होंने बहुत अच्छा रचना पाठ किया और इसका स्तर लगातार बढ़ते चले जा रहा है। विशेषकर कहानियां जो आज सुनाई गई, तो सब में एक तरह का अपील थी, एक तरह की भावुक अपील भी थी, लेकिन वो कहानियां समय के अनुकूल थी और बहुत अच्छी कहानियां सभी रचनाकारों ने सुनाई, उनको बधाई। दूसरा, आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको बहुत बधाई। इस समय भारत में घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हम लोगों ने आज सुबह ही एक बाइक रैली अपने छात्रों के साथ निकाली जो पूरे शहर में गई और सभी के घरों में, सभी इंस्टीट्यूशंस में तिरंगा फहराया गया। तिरंगे को लेकर एक अजीब उत्साह पूरे देश में है और मैं सोचता हूँ कि उत्साह आप तक भी पहुँचा होगा। हमारे जो कॉन्सुलेट्स में लोग हैं और बाकी जगहों पर हैं, तो वो उत्साह वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। इस समय भारत में तमाम कठिनाइयों के बावजूद बहुत बारिश है, दिक्कतें हैं, बाढ़ है, लेकिन फिर भी एक अजीब तरह का उत्साह, एक लहर पूरे देश में फैली हुई है। जहाँ तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में अपने काम का सवाल है, मुझे लगता है कि जो बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं देश में, उनमें से एक बात तो यह है कि कोविड के बाद कम से कम भारत की इकोनॉमी संभली हुई है और भारत में अन्य देशों की तरह, कई यूरोपियन देशों को आप जानते हैं, कई देशों को मैं भी जानता हूं, उनके बरक्स हमारे देश में इकोनॉमी जो है वो ठीक ठाक है, अच्छी है और अब पॉजिटिव साइंस उसमें बहुत सारे हैं और लगता है कि हमारा देश उससे कठिनाई से उबर गया है और
आगे जाएगा, इकोनॉमिक प्रगति भी हमारी बहुत होगी। जहाँ तक आर्ट्स और कल्चर और भाषा का सवाल है, एक अजीब सी चीज देखने आ रही है अपने आप, वो ये है कि कला को लेके उत्साह पूरे देश में बढ़ा है। और अब कोई भी कार्यक्रम करिए तो सभी कार्यक्रमों में लोग आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और बहुत सारे समूह एक्टिव हुए हैं पूरे देश में। मुझे लगता है कि भाषा के बारे में जो हम पहले कहते थे कि विचारधारात्मक मतभेद जो भी हो, लेकिन भाषा का एक डोमेन है और उसने पूरे विश्व को बांधा है। तो 2019 के विश्व रंग ने, मुझे लगता है, एक नई शुरुआत की थी, और अब वैश्विक समूह बहुत सारे उभरे हैं, जिनमें साझा संसार और साहित्य का विश्व रंग भी एक समूह है। तो भारत में भी एक गतिविधि हिंदी के पक्ष में, भारतीय भाषाओं के पक्ष में देखने मिलती है। अनुवाद का बड़ा काम हमारे यहाँ शुरू हुआ है। तो अनुवाद का एक आपने जलवा देखा भी कि गीतांजलि श्री को इस बार बुकर मिला। तो हिंदी का भी बहुत सारा काम इस तरह से फैल रहा है, और ये सब शुभ संकेत हैं। इसी के संदर्भ में मैं साहित्य का विश्व रंग और साझा संसार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, रामा तक्षक जी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसको सतत रूप से कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, कहीं ब्रेक नहीं है। पिछले लगभग 2-3 सालों से लगातार महीने 2 महीने पर साहित्य का विश्व रंग होता है। और जहाँ तक कथा का सवाल है, कहानी का सवाल है, पर कथेतर का जो काम एक बार सत्र मैंने सुना था, बहुत ही अच्छा था वो, और कथेतर पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये सब स्वागत योग्य कदम है। रामा तक्षक जी इसको आगे बढ़ाए रखेंगे, और इसको और जितने देश हैं उनमें फैलाने की जरूरत है। मंडलोई जी ने भी ये बात कही, तो और देश भी इसमें जुड़ रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार विश्व रंग फिजिकल रूप में भोपाल में होगा, और 17, 18, 19, 20 नवंबर की डेट तय हुई है। वहाँ आप लोग कहीं न जाएं, सिर्फ भोपाल में आएं, और फोकस जो है वो यूरोप के ऊपर रखने का ही विचार है। तो यूरोप से बहुत सारे लोगों को इसमें इनवाइट किया जाएगा। रामा तक्षक हमारे की पर्सन हैं, और वो यूरोप के लोगों को ज़रूर भोपाल में, भारत में लाएंगे। 4 या 5 सत्र प्रवासी भारतीयों पर और हिंदी पर होंगे। तो आप सबको मैं पहले से ही आमंत्रित करता हूँ कि आप उसमें आएँ। उसके अलावा जो बहुत सारे इवेंट्स हैं, कैलेंडर अभी घोषित हुआ है, तो कैलेंडर भी मैं आप तक भिजवाता हूँ, और उस कैलेंडर को हम लोग फॉर्मली वनमाली डे पर लॉन्च कर चुके हैं, पर अभी वो फॉर्मली सोशल मीडिया पे नहीं आया है। तो कुछ दिनों में वो आप तक पहुँचेगा, और मैं पहले ही आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ। हम लोग आपको फेस टू फेस भी सुनना चाहेंगे, हालांकि वर्चुअली तो हम बहुत सारी बातें आपसे करते ही रहते हैं। इसी कंटेक्स्ट में हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी और शिक्षा में लोग काम करते हैं, वो जानते हैं कि 2 नई तरह के विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तावित किए थे। तो उसमें एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की कल्पना आई है, जो डिजिटल स्किल्स को प्रमोट करेगी, और बहुत सारी टीचिंग लर्निंग उसमें डिजिटली होगी। और दूसरी कौशल विकास यानी स्किल यूनिवर्सिटी की कल्पना भी आई है। तो जिस विश्वविद्यालय की बात अभी रामा जी कर रहे थे, हम लोगों का 6वां विश्वविद्यालय जो है वो कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा। इट बी ए ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और इसका नाम ही स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी रखा गया है, और स्किल यूनिवर्सिटी होगी। तो इसकी प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हो गई हैं। संभव है कि आप जब तक आएंगे नवंबर में, तब तक ये आपको अप एंड अबाउट चलती हुई दिखेगी, और बहुत तक तैयारी इस पर काम किया गया है। तो मेरा पिछले 6-8 महीने का काम इसमें लगा है। साहित्य में हम लोगों ने विज्ञान पर इस बार विशेष फोकस किया। तो विज्ञान कथा कोश अब सामने है। मैं कुछ प्रतियां आपके यहाँ भिजवाता हूँ, आप देखें उसको। ये हिंदी में पहली बार एक विज्ञान कथा कोश प्रकाशित हुआ है। ये 6 खंडों में है, और इसमें लगभग 300 लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखक भी हैं और राष्ट्रीय लेखक भी हैं। हिंदी के अलावा बांग्ला और मराठी भाषाओं के लेखक। ये सारी कहानियां हिंदी में हैं, लेकिन फ्रैंकेस्टाइन से लेकर और अभी तक के सारे विज्ञान कथा लेखकों को समेटा गया है। और ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो आपकी विश्व रंग टीम ने किया है, वनमाली सेन पीठ ने किया है। बच्चों के ऊपर भी हमने 10 खंडों में बाल गीतों को इकट्ठा किया है, उन्हें कंपोज भी कर रहे हैं। तो हमें ये चुनौती देनी पड़ेगी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को
कि हमारे यहाँ भी इतने ही अच्छे गीत हैं, इतनी अच्छे राइम्स हैं, इतने ही अच्छे हिंदी के लेखक हैं जो बच्चों पर लिखते हैं। तो वो काम भी हमने भी किया है और विश्व कथा कोश भी बन रहा है, पर वो शायद अगली बार तक बनेगा। कथा भोपाल एक किया गया, उससे मुझे लगता है कि अपने काम का एक पैटर्न ये हो सकता है, आपके काम का एक पैटर्न ये हो सकता है कि आप देशों पर केंद्रित कहानियों का संग्रह करें, जिसे प्रकाशित करने में बहुत खुशी होगी। उस पर एक लंबी आलोचना लिखी जाए और उसको समझने में, जिससे उन कहानियों का मूड समझने में, उन कहानियों का देश और वैश्विक समझ बनाने में, तो आप यूरोप में कुछ देश ले सकते हैं और इन कहानियों को आप ला भी सकते हैं। तो मित्रों, ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। मैं यूँ तो सब खबरें डालता रहता हूँ और आप लोगों की बातें भी सुनता रहता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर खाली एक कविता पढ़ूंगा, तो आज के इस अवसर पर है। एक बार पुनः आप सबको अमृत महोत्सव की बधाई। हमारा ये 76वीं वर्षगांठ होनी चाहिए। 75 वर्ष गुजर चुके हैं, तो पहला अगर 47 हो तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए। मुझे बार बार लगता है हमारे देश में ये ज़्यादा ऑब्वियस है, वैसे आप लोगों के यहाँ भी होगा। यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर आपने कुछ बातें भी पढ़ी, युद्ध पर एक कहानी भी पढ़ी गई। फीलिंग मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इन यूरोप इसको लेकर। तो जो डिवाइडिंग फैक्टर हैं, डिवाइसिव फैक्टर्स हैं, उसके बदले अगर हम भाषा और कला और संस्कृति को लें तो हम एक नए समाज की कल्पना कर सकते हैं। टैगोर लगभग यही कहते थे। तो मैं बस एक कविता पढ़ूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। कविता का नाम है धर्म करम। ओशो ने भी कहा, शुमाकर ने भी लगभग वो बात कही और मुझे भी अपील करती है कि हमारी पूरी जो बुद्धिमत्ता है, सदियों की बुद्धिमत्ता है, वो कुछ शब्द युग्मों में बनी रहती है और वो शब्द युग्म परस्पर विरोधी भी होते हैं, लेकिन उनके संतुलन से ही जीवन जो है ठीक ठीक चलता है। तो ये कविता है धर्म कर्म। एक थे परमपिता मनुष्य और उनकी थी 2 संतान। एक का नाम धर्म, दूसरे का कर्म। अब ये तो पता नहीं कि दोनों में बड़ा कौन था, पर जानने वाले बताते हैं कि कर्म पहले दुनिया में आया और धर्म बाद में। पहले दोनों साथ साथ रहते थे, कर्म का निवास भुजाओं में और धर्म का मन में। जब तक दोनों साथ साथ रहे, परिवार खूब फला फूला। सूरज का होता रहा सम्मान और नदियों तथा वृक्षों की होती रही पूजा। धरती को कहा गया माता और संतानों को मिलता रहा उसका प्रेम। फिर कर्म अलग हुआ धर्म से। उसे अब अपना घर छोटा पड़ता था। उसे चाहिए थी वो सारी जगह जहां धर्म का कब्जा था। धरती, पहाड़, नदियां और वृक्ष, सूरज, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड, लघु से लेकर विराट तक, कण से लेकर क्षण तक, कर्म को सब चाहिए था। धर्म भी कब मानने वाला था। वो मन से निकला और निकला मंदिर से। अब वो विद्यालयों में था और महाविद्यालयों में, बाजारों में था और कारखानों में, सड़कों पर था और चौराहों पर भी। वो इस कदर फैला कि पहचानना मुश्किल कि कौन सा स्थान धर्म का है और कौन सा कर्म का। कहते हैं कि धर्म और कर्म की इस लड़ाई में परमपिता मनुष्य ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और अक्सर वह विक्षिप्त की तरह यहाँ वहाँ भागता दिख जाता है। कलाओं, ये तुम्हारे हस्तक्षेप का समय है। इस परमपिता को रोको, ये कभी भी आत्महत्या कर सकता है। तो मित्रों, ये कविता थी धर्म और कर्म। ऐसे इस बीच में मैंने शब्द युग्मों पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जो मूलतः ज्ञान के संतुलन को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास जैसा है। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा काम साहित्य का विश्व रंग में हो रहा है, इसको और बढ़ाया जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बार जरूर भोपाल आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जी, बहुत बहुत आभार संतोष चौबे जी। आपने नई विश्व रंग की घोषणा से हमारे दिल को सराबोर कर दिया। 2022 जो फिजिकल हो रहा है
और आपके साथ साथ मैं भी सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे सभी पहुंचे, क्योंकि मुझे 2019 के विश्व रंग की याद है और वो याद आज भी वैसी ही ताजा है जो मैं आपसे शब्दों में साझा नहीं कर सकता। जिस तरीके से, जिस सुनियोजित ढंग से वो आयोजन था 2019 का, वो विश्व का और एशिया का शायद सबसे पहला इतना बड़ा आयोजन था, इतना भव्य आयोजन था और इतना सुनियोजित आयोजन था कि आप एक मेहमान की तरह से थे। हालांकि मैं मेहमान की तरह से नहीं आना चाहता, लेकिन जो आदर, जो सत्कार, जो आतिथ्य और जो मिलन भाव और साहित्य और कला का जो जुड़ाव था वो अनुपम था। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी पहुंचे। चौबे जी सबसे निवेदन कर ही चुके हैं और चौबे जी आपने कौशल विकास यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत बधाई पुनः। भाषा अनुवाद की बात की, स्वतंत्रता की बात की, विज्ञान कथा कोश और बाल गीतों की बात की, और आपने कहा कि अंग्रेजी को भी हमें हिंदी से चुनौती देनी है। और मैं इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा अगला जो साहित्य का विश्व रंग आयोजन है वो 22 अक्टूबर को तय है। तो हम फिर मिलेंगे 22 अक्टूबर को। और आपने बहुत बढ़िया धर्म और कर्म के नाम से आपने अपनी कविता सुनाई। बहुत बहुत आभार आपका संतोष चौबे जी। साथ ही साथ मैं बहुत बहुत आभार कहूंगा मंडलोई जी का भी। उनका जो मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है, उसके सहारे हम बहुत आगे चल के आ गए हैं और वो नेह हमें हमारे साथ ऐसे ही बरसता रहे। तो मित्रों, मैं अपने इस धन्यवाद ज्ञापन में साझा संसार की ओर से, विश्व रंग की ओर से और वनमाली सृजन पीठ की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं आप सभी के प्रति। सिमोन जी ने भी बहुत व्यापक बातें बताई आजादी के अमृत महोत्सव पर। अंकिता बाहेती जी की जो छोटी सी उलझन समाज का जो दर्पण था, एक बहुत सशक्त रचना आज हमें दी इस मंच पर। नीलम जैन जी ने अपनी बहुत बढ़िया कविता सुनाई। और रूस से प्रगति टिप्पणी जी ने दूसरे विश्व युद्ध की कहानी पुकार, बहुत रोचक और मार्मिक कहानी सुनाई। साथ ही साथ श्वेता दीप्ति जी ने नेपाल से ताबू कहानी, जो मैं कह नहीं पाया और गांव का सपना और छुपा हुआ सच, बहुत सारी तथ्य सामने आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें। और विशेषतः आशीष जी को और शिवांगी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम मिलते हैं 22 अक्टूबर 2022 को। दिवाली से पहले है ये आयोजन और आपका सभी का स्वागत है उसमें। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।